ओमदत्त राजपूत। आज आपको बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पुष्पों में जनन लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। एक प्रारूपी पुष्प में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इनका हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, जिसमें पुष्प के विभिन्न भाग बने हुए हैं। एक प्रारूपी पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, प्रत्येक पुष्प में पाया जाएगा, जिसे कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल पुष्प का प्रथम चक्र है, जिसे बाह्यदल पुंज के नाम से जानते हैं। ये पूरे चक्र को बाह्यदल पुंज कहते हैं। इसमें एक भाग को कहते हैं बाह्यदल। इस बाह्यदल के बाद जो दूसरा चक्र होता है, जो विभिन्न पौधों में अलग अलग कलर रंग का होता है, जैसे किसी में पीला, गुलाबी, लाल, जो बड़ा सा ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं दल। अगर हम इसमें देखें तो ये जो संरचना दिख रही है, ये पूरा है दल, और ये है बाह्यदल। दल जो है ये पुष्प का द्वितीय चक्र है, जिसे अगर ये पूरे चक्र में लगे हुए हैं तो इसे दलपुंज कहते हैं, लेकिन अगर एक है तो इसे दल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पीटल, और बाह्यदल को कहते हैं सेपल। इसके अलावा जो तीसरा चक्र है पुष्प में, ये वाला जो दिख रहा है, इसको इसे कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन। तो पुंकेसर होता है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जैसे ये जो दिख रहा है, इस साइड में देख लेते हैं, ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं अपन, ये पूरी संरचना जो दो भागों से बनी हुई है, इसे अपन कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन। ये पुष्प का नर जनन भाग है, और ये तृतीय चक्र बनाता है। पुष्प की संरचना का तृतीय चक्र इसको कहते हैं। और जो अंतिम चक्र है, अंतिम भाग है पुष्प में, इसे कहते हैं स्त्रीकेसर, और ये पुष्प का मादा जनन भाग है। यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं स्त्रीकेसर। ये एक स्त्रीकेसर की संरचना है। ये पुष्प का चौथा चक्र है। ज्यादातर पुष्प में ये सिंगल ही पाया जाता है, लेकिन कई पुष्पों में इसका पूरा चक्र पाया। तो हमने देखा कि एक प्रारूपी पुष्प में चार भाग पाए जाते हैं। सबसे बाह्यदल, उसके बाद दल, और पुमंग, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जो पुंकेसर होता है, जैसा कि हमने देखा ये पुंकेसर की संरचना है। तो पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। जो डंडी नुमा संरचना है इसकी, जो पुष्पासन से जुड़ी रहती है, इस संरचना को हम कहते हैं तंतु या पुतंतु। इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं इसको। पुतंतु आगे जाकर के एक संरचना से जुड़ता है, जिसे कहते हैं परागकोश या एंथर। परागकोश द्विपालिक संरचना है, जिसमें चार कोष्ठ होते हैं, और इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। क्या यूं कहें कि इसके अंदर परागकण बनते हैं और इसके अंदर भरे होते हैं। पुंकेसर को पुष्प का नर जनन भाग भी बोलते हैं। इसके बाद जो पुष्प का अंतिम चक्र है, जिसमें हम बोल रहे थे स्त्रीकेसर या पिस्टिल। स्त्रीकेसर ये वाली संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर जो चौड़ा सा भाग है, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यह है वर्तिकाक। ये वाली जो संरचना दिख रही है थोड़ी सी, ये थोड़ी चिपचिपी संरचना होती है, जो स्त्रीकेसर का सबसे ऊपरी भाग है। इसके बाद ये जायांग जो है तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी भाग, जैसा कि हमने पिछले बताया, ये वाला जो है इसे कहते हैं वर्तिकाक। वर्तिकाक एक डंडीनुमा संरचना से होते हुए नीचे अंडाशय से जुड़ता है। इस संरचना को बोलते हैं वर्तिकाक से जुड़ी हुई जो संरचना है, इसे बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका आगे जाकर के एक अंडाशय से जुड़ जाती है। अंडाशय को बोल रहे हैं ओवरी, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं।
परागकोश में भरे हुए परागकण, जब परागकोश का स्फुटन होता है तो स्फुटन के बाद परागकण यहाँ से निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकणों के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण को समझने से पहले हमें पुष्प के बारे में ये समझना होगा कि पुष्प एक लिंगी है या द्विलिंगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये पुष्प एक लिंगी है या द्विलिंगी? इसके लिए दो संरचनाएं देखेंगे, एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर। अगर किसी पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक संरचना पाई जा रही है तब पुष्प एक लिंगी कहलाता है। लेकिन बहुत सारे पुष्पों में ये दोनों संरचनाएं एक ही पुष्प में पाई जाती है, तब पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण में एक पुष्प के उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तब इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इस घटना को परपरागण कहते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। तो स्वपरागण और परपरागण में यह मेन अंतर है कि स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, परपरागण के लिए स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, परपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा अंतर है, स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्प के परागकोश से परागण स्वयं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन परपरागण के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे किसी जंतु, जीव, कीट या जल आदि। परागण की घटना होने के बाद वर्तिकाग्र पर परागदलिका का निर्माण होता है। ये वर्तिकाग्र है, इस पर परागदलिका यहाँ से जो होती है, इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। आगे का जो चैप्टर है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो को ऊपर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल EGS की पाठशाला का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।